हाय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक हॉरर साईफाई रोमांस जॉनरा की फिल्म लाने वाली हूँ, स्प्रिंग, जो 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर है जस्टिन बेंसन एंड एरॉन मूरहेड। दोस्तों, इनकी रेजोल्यूशन एंड द एंडलेस ये मूवी काफी ब्रिलियंट रही है। ये दोनों डायरेक्टर काफी फेमस है एक अलग कहानी लाने के लिए, और इस मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आखिरी तक पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी में हम प्रोटैगनिस्ट इवान को देखते हैं, जो अपने माँ को संभाल रहा था। इवान की माँ काफी बीमार थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। एक दिन दोनों में काफी हंसी मजाक होता है, मानो इवान की माँ उसे चेयर करने की कोशिश कर रही है और उसके दूसरे ही पल में वो इस दुनिया से निकल जाती है। अब इस बात से इवान को बहुत ही गहरा सदमा पहुँचता है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, ये फीलिंग्स उसे डरा रही थी। अब अगले ही दिन माँ के फ्यूनरल के बाद शाम को वो अपने दोस्त टॉमी के साथ एक बार में बैठा था। इसी बार में इवान काम भी करता था। इसी दरम्यान बार में कुछ लोग आते हैं और सिगरेट ना होने की वजह से झगड़ा करने लगते हैं। अब इसी में इवान रेस्टरूम जाने के लिए उठता है तो उनमें से कुछ लड़कों के साथ इवान की भी बहस शुरू हो जाती है, जिससे माहौल बहुत ही बिगड़ जाता है। इसी में टॉमी उन लोगों को समझाने के लिए आता है कि इसे छोड़ दो, इसका कोई गुजर गया है, लेकिन वे लोग टॉमी को ही मारने जाते हैं और तभी इवान अपना आपा खो देता है और उन आदमियों को मारता है, जिसके कारण वो आदमी पूरा अधमरे हालत में था। अब ये माहौल इतना खराब हुआ था और एक कस्टमर को मारा है, वो इजीली इस बार पे केस कर सकता है। इसीलिए बार का ओनर इवान को ही नौकरी से निकाल देता है और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करता है। इवान तो इस बात को कुछ सीरियसली नहीं लेता और अपने घर चला जाता है, लेकिन अगली सुबह पुलिस उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी उसे अरेस्ट करने के लिए। अब ये देख के इवान डर जाता है, क्या करे उसे समझ नहीं आता। अब यहाँ इस जगह यूएस में उसका कोई बचा भी नहीं था, इसीलिए बगैर कुछ सोचे समझे अपना कुछ सामान लेता है और टैक्सी पकड़ के सीधा एयरपोर्ट चला जाता है पुलिस से भागने के लिए। वहाँ पे जो सबसे पहली फ्लाइट रहती है उसकी वो टिकट खरीदता है और वो इटली जाके पहुँचता है। अब इस नए लाइफस्टाइल को लेके वो काफी कंफ्यूज था, मतलब ये सब कुछ इतने गड़बड़ी में हुआ उसे सोचने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन उसे लोग और दोस्तों के बीच में रहना था, उसे किसी अपने की तलाश थी। अब इसी दरम्यान वो एक क्लब में नौकरी ढूंढता है एंड वहाँ पे जॉब करने लगता है। उसके दोस्त भी बनते हैं और उनके साथ ही एक दो दिन के बाद वो रोड ट्रिप पे चला जाता है। जब इसके दोस्त शोर मचा रहे थे तब वो काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होता उसे एक ही एहसास होता कि अभी उसकी माँ नहीं है और वो अनाथ है। लेकिन अब उसका अकेलापन उसे खल रहा था और वो अचानक से रोने लगता है, लेकिन दोस्तों के साथ वो अपना दर्द भुलाता है। ये सब लोग अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, वहाँ पे काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी इवान की नजर एक मिस्टीरियस लड़की पे जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उस समय के लिए इवान अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है, लेकिन रात में डिनर के टाइम पे अचानक से वो लड़की वापस इन्हें दिखाई देती है। लेकिन इस बार इवान मौका नहीं छोड़ता और उससे बात करने के लिए चला जाता है और वो उसे डेट के लिए पूछता है और वो लड़की मना कर देती है। उसे डेटिंग नहीं करनी थी, जस्ट वन नाइट स्टैंड चाहिए था। लेकिन इवान को पहले कैजुअल दोस्त बनना था, फिर बेस्ट फ्रेंड बनना था, फिर अच्छे दोस्त बनना था और बाद में लव स्टार्ट करना था। इसीलिए वो उसे काफी मनाता है कि पहले हम घूमने चलते हैं, डेटिंग करते हैं। काफी मानने के बाद वो लड़की तैयार होती है। अब आता है अगला दिन, जब इसके दोस्त वहाँ से निकल रहे थे तो इवान आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उस लड़की के साथ घूमना फिरना था। यहाँ पे रहने का फैसला तो करता है, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं थे और रहने के लिए छत नहीं थी। इसीलिए एक फार्मर के यहाँ पे वो नया जॉब ढूंढता है और रहने के लिए जगह। वहाँ सेटल होने के बाद वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। उस लड़की का नाम लुइस था और दोनों भी अपने फर्स्ट डेट में टाउन के म्यूजियम में चले जाते हैं। अब ये देखिए इवान को लगता है कि लुइस एक आर्टिस्ट है। तभी लुइस बताती है कि वो आर्टिस्ट नहीं साइंटिस्ट है, इटली में इवोल्यूशनरी स्टडीज पर रिसर्च कर रही है। ये सुन के इवान तो काफी चौंक जाता है कि इस छोटे से टाउन में भला क्या स्टडीज होगी। अब ये दोनों और भी वक्त अपना साथ बिताते हैं और रात में इवान के घर चले जाते हैं और दोनों में भी फिजिकल रिलेशन होता है। और दोस्तों, अगले सुबह ही हम देख के तांग हो जाते हैं। दरअसल लुइस, जो कि अब तक काफी खूबसूरत लड़की दिखाई थी, वो अचानक से एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाती है और वैसे ही वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन रास्ते में वो एक बिल्ली को मार देती है, लेकिन इवान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब अगले दिन वापस दोनों भी घूमने के लिए जाते हैं और बातों ही बातों में लुइस उसे बताती है कि उसे हेट्रोक्रोमिया है, यानी दोनों भी आंखों का कलर अलग अलग। तभी अचानक से इवान को याद आता है कि ऐसी ही आंखें म्यूजियम में रखी पेंटिंग्स की उस औरत को भी थी।
लेकिन उसके पीछे का कारण जानने की वो कोशिश नहीं करता। अब अगले दिन डिनर के वक्त में इवान जब उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए जाता है तब वो अचानक से मना कर देती है और उसका मूड ऑफ होता है, लेकिन फिर भी इवान फोटो खींचता है, लेकिन उसकी तस्वीर हमेशा ब्लर होती थी। और तभी अचानक से लुइस की कंडीशन खराब होने लगती है और धीरे धीरे उसकी जो स्किन है वो वापस एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है। ये देख के वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। इस अंधेरी रात में वो धीरे धीरे वापस ट्रांसफॉर्म होने लगती है वैसी एक क्रीचर में। एक कोने में वो एडजस्ट हो ही रही थी तभी एक आदमी वहाँ पे आता है, वो भी टूरिस्ट था। उसे लगता है कि ये प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन अभी ना चाहते हुए भी लुइस खुद को रोक नहीं पाती और उस आदमी को मार डालती है बहुत ही बुरी तरीके से। और देखते ही देखते वो पूरी तरीके से म्यूटेट हो जाती है एक भयानक क्रीचर में। अब दोस्तों ऐसे ही इवान और लुइस इनकी डेटिंग चल रही थी। इवान को लुइस कौन है, वो क्रीचर में बदल रही है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब एक दिन अपने क्लिनिक में लुइस पेशेंट को ठीक कर रही थी और उस रूम से अजीब ही स्मेल आने लगती है और वो पेशेंट हैरान हो जाता है। और दोस्तों तभी वहाँ से वो निकलकर एक क्रीचर में बदल जाती है। उसके घर में 2 खरगोश रखे हुए थे, उन्हें वो अपने साथ लेके जाती है और मार डाल के उन्हें खाती है। अब लुइस एग्जैक्टली कौन है ये हमें जल्दी पता चलेगा। जब भी लुइस का ये ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो हमेशा एक इंजेक्शन लेती थी जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल में आता था और वो वापस अपने इंसान के रूप में आती थी। लेकिन अभी उसका समय आया था और वो ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो इवान से ब्रेकअप करती है। अब इवान जो उसके प्यार में पूरी तरीके से डूबा हुआ था वो उसे काफी समझाता है कि ऐसे मत करो, हम दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन वो नहीं मानती। इवान निराश होकर वापस अपने फार्म में लौटता है, लेकिन वहाँ पे वो पुलिस को देखता है। अब दोस्तों यहाँ पे वो फार्म पे इलीगली काम कर रहा था, उसे लगता है पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। यानी दोस्तों उसने ये जर्नी जहाँ से शुरू की थी वहीं पे आके वो थम जाता है। यूएस में भी उसके पीछे पुलिस लगी थी और यहाँ पे भी। अब रात कहाँ बितानी है ये सोच के वापस लुइस के घर जाता है कि शायद वो एक रात रहने के लिए जगह दे। डोर चैन से लॉक था, वो डोर खोल देता है और अंदर जाने के बाद उसे अपने लाइफ टाइम का शॉक मिलता है क्योंकि अंदर एक भयानक सा क्रीचर जमीन पे पड़ा हुआ था और वो इंजेक्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब ये देख के इवान जो अभी तक शॉक में था वो अपनी होश में आता है और टेबल पे रखा हुआ इंजेक्शन लेता है और उस क्रीचर के गले पे मारता है, जिससे वो क्रीचर का म्यूटेशन रुकता है और धीरे धीरे वो लुइस बन जाती है और वो अपनी कहानी इवान्स को बताने लगती है। और तब हमें मूवी का प्लॉट पता चलता है। दरअसल लुइस 2000 साल पहले की एक म्यूटेटेड क्रीचर थी, वो इमॉर्टल यानी कभी भी मर नहीं सकती। इस टाउन की जो म्यूजियम में वो तस्वीर लगाई गई थी अलग अलग आंखों वाली औरत, वो दरअसल लुइस की ही तस्वीर थी। वो इंसान नहीं थी, अलग क्रीचर थी। लेकिन हर 20 सालों में स्प्रिंग के समय में उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता था, उसके जो अंदर के सेल्स है वो मरने लगते थे। अब खुद की इमॉर्टिलिटी बरकरार रखने के लिए उसे प्रेग्नेंट बनने की जरूरत थी, इसलिए स्टार्टिंग में भी इवान को वो सीधे सीधे कह देती है कि मुझे रिलेशन शुरू नहीं करना, 1 नाइट स्टैंड की जरूरत है। उसे बस फिजिकल रिलेशन करना था और खुद को प्रेग्नेंट करना था। अब प्रेगनेंसी के कारण उसके शरीर में फीटस तैयार होगा तो उसका शरीर उस एम्ब्रियोनिक सेल को यूज करके खुद को रिपेयर करता था, जिसके कारण उसकी इमॉर्टिलिटी भी बरकरार रहती थी और वो वापस इंसानी रूप में आ सकती थी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद इवान तो शॉक हो जाता है क्योंकि लुइस प्रेग्नेंट थी, ये बात उसने छुपाई थी। लुइस आगे उसे बताती है इमॉर्टल रहने के लिए उसे ये प्रोसेस हर 20 साल में करनी पड़ती है, जिसके कारण नए सेल और नए डीएनए का स्ट्रक्चर उसके शरीर में बनता है। लोग उसे पकड़े ना, इसीलिए वो नए शहर में मूव हो जाती है 20 सालों के बाद और एक नई जिंदगी शुरू करती है। लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा था। इस प्रोसेस के दरमियान लुइस के शरीर में काफी अलग अलग बदलाव आते थे और उसी के कारण वो अलग अलग क्रीचर में बदलती थी। यानी दोस्तों यहाँ पे जब इन दोनों का फर्स्ट इंटरकोर्स हुआ था तभी लुइस प्रेग्नेंट हो गई थी और अभी उसका शरीर उस एम्ब्रियोनिक सेल को ही यूज करके खुद को रिपेयर कर रहा था, इसीलिए वो क्रीचर में बदल रही थी। अब ये सुनते ही इवान शॉक हो जाता है और उसकी इस कंडीशन को वो सुपरनैचुरल कंडीशन समझ रहा था, लेकिन लुइस उसे बताती है कि ये एक साइंटिफिक कंडीशन है और शायद आने वाले समय में साइंस के पास इसके जवाब होंगे। लेकिन तभी इवान को रियलाइज होता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन लुइस साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि जब उसे प्यार होगा तब उसका शरीर उस फीलिंग को वो प्रायोरिटी देगा और उसका ब्रेन ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा, जिसके कारण उसके शरीर में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो रुक जाएगा और उसी के कारण उसकी इमॉर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी, यानी वो इंसानों की तरह फिर बूढ़ी होने लगेगी। अब यहाँ पे वो साफ साफ कहती है कि मुझे मेरी इमॉर्टिलिटी काफी ज्यादा प्रायोरिटी पे है, इसीलिए मैं प्यार के झंझट में नहीं पड़ने वाली हूँ। अब उसके ट्रांसफॉर्मेशन को 24 घंटे बचे थे और इवान के कहने पर
वो अपने आखिरी पल दोनों साथ में बिताते हैं और घूमने के लिए जाते हैं। वो लोग लुइस के गांव चले जाते हैं जहाँ पे उसने जन्म लिया था। उस गांव में लावा ने सब कुछ तबाह किया था, लेकिन अकेली लुइस वहाँ से बच के भाग आई थी। ऐसी सारी कहानी लुइस अपने बारे में बताती है। इवान भी उसे अपने बारे में बताता है। अब अगला दिन आने के लिए कुछ ही समय बाकी था। सूरज की किरणें लुइस के शरीर पे गिरती है और उसे रियलाइज होता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन की आखिरी घड़ी आ गई है। वो कभी भी एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल सकती है और इवान पे हमला कर सकती है। इसीलिए वो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं जाता। वो उसके एक ऐसे समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था और वो ये सब कुछ बता ही रहा होता है। तब भी लुइस को वो देखता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था, लेकिन वो एक भयानक मॉन्स्टर के बजाय बिल्कुल नॉर्मल इंसान थी। यानी दोस्तों आखिरी में लुइस को भी उससे प्यार हो जाता है और उसके शरीर ने ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दिया था, जिसके कारण उसका पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन था क्रीचर में बदलने का, वो रुक जाता है और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी बिताती है इवान के साथ। सो दोस्तों ये मूवी थी मोर ऑफ अ रोमांटिक। मूवी में लुइस का बैकग्राउंड ज्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक एलियन क्रीचर थी। जैसे लवक्राफ्टियन मूवीज के मॉन्स्टर होते हैं वैसे ही कुछ उसका ट्रांसफॉर्मेशन था। इसके अलावा अगर आपने द थिंग ये मूवी देखी होगी तो आपको आइडिया होगी कि कैसे काफी सालों पहले एक एलियन के कुछ अवशेष मिलते हैं। उसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च ही कर रहे थे, लेकिन वो एलियन मरा नहीं था, वो जिंदा था और एक एक करके इन साइंटिस्ट पे हमला करके वो म्यूटेट हो जाता है। कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी में भी बताया गया है लुइस का। तो डेफिनेटली उसकी फैमिली एक एलियन क्रीचर थी जो अर्थ पे सरवाइव कर रहे थे काफी सालों से। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।